हेलो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे ए.के. रामानुजन की एक इम्पोर्टेंट पोएम ऑबिच्युअरी, जिसका हिंदी में अगर मतलब देखा जाए तो होता है शोक संदेश या एक ऐसा पब्लिक नोटिस जो कि न्यूज़पेपर में छपाया जाता है। किसी की मृत्यु के होने के बाद उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, शोक सूचना दी जाती है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ शोक संदेश और पब्लिक नोटिस प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर। ए.के. रामानुजन की अगर आपने और भी कुछ पोएम्स पढ़ी हों, तो एक थीम कॉमन रहती है, वो है डार्क, स्टार्टलिंग एंड शॉकिंग रियलिटी ऑफ लाइफ। ये एकदम बहुत ही स्ट्रिक्टली एंटी रोमांटिक पोएट हैं। जो चीज़ें हमको रोमांटिक लग सकती हैं या बाकी पोएट्स को लगती हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। यहाँ तक कि जो मृत्यु लेख है, शोक संदेश है, उसको भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए, जिस तरह दुनिया ट्रीट करती है, एकदम डार्क रियलिटी के थ्रू इस पोएम में दिखाया है। रिलेशंस 1976 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था और एंटी एलजी है ये। एलजी जिसमें आप देखते होंगे कि ग्लोरीफाई किया जाता है मौत को। कोई नियर एंड डियर जब जिसकी डेथ होती है उसको ग्लोरीफाई करते हैं एलजी लिखने वाले पोएट। ये एंटी एलजी है। इसमें आप देखेंगे कोई नो इमोशन, नो ग्लोरिफिकेशन, नो एक्सaggeration या कोई नो रिग्रेट, रिग्रेट भी नहीं है। ये ऐसा कुछ है, सीधे डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा होता है और ऐसा दुनिया ट्रीट करती है एक मरने वाले इंसान को, तो वो बताते हैं। तो लेट्स सी, थीम्स थोड़ी सी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। एंटी रोमांटिज्म मैंने आपको बताया है, इम्परमानेंस, मंडेन एग्जिस्टेंस, इंडिफरेंस ऑफ पीपल एंड इमोशनल वॉइड, इनके बारे में पोएम बात करती है। जो फर्स्ट स्टेंजा है, शुरुआत ही एकदम बहुत ही इनडिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, विदाउट इमोशन, अनइमोशनल शुरुआत है पोएम की। वो कह रहे हैं कि फादर व्हेन ही पास्ट ऑन, पिताजी जब वो उनके पिताजी खत्म हुए तो क्या छूट छोड़ कर गए, लेफ्ट डस्ट, सिर्फ डस्ट रह गई। अब जब क्रिमेशन होता है किसी डेड बॉडी का, तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि सिर्फ राख बचती है, एशेस बचती हैं, और उसी हिसाब से वो बताना चाह रहे हैं। तो डस्ट का यहाँ पे एक जो सिंबॉलिकल मीनिंग है वो है डिके, डिके एंड इम्परमानेंस। डस्ट को हम क्या बोलते हैं, जरा देर में उड़ जाएगी, राख हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो डिके एंड इम्परमानेंस को सिंबलाइज कर रही है ये वाली लाइन, कि जब पिताजी एक्सपायर हुए। पास्ट ऑन को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा अलग टर्म दिया है, यूफेमेरिकली इस्तेमाल किया है। एंड ऑन ए टेबल ऑफ पेपर्स, और एक टेबल पर बहुत सारे पेपर्स रखे हैं। वो कैसे पेपर्स हैं, जो कि हो सकते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स हों, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स जिनमें अभी भी प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर के मामला फंसा हुआ दिख रहा हो, या हो सकता है कुछ बिल्स हों, या कुछ और अनफिनिश्ड जिम्मेदारियां जो रह गई थी उनकी कंप्लीट करने को, वो रह गई हैं, उन पेपर्स में लिखी हुई हैं। कुल मिला के ये सब क्या है, इट इज़ अ बंडल ऑफ कन्फ्यूज़न जो कि वो छोड़ के गए हैं। भाई कोई भी इंसान मरता है जब, तो सारी ड्यूटी पूरी करके तो कोई नहीं जाता ना, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि मैं कल मर जाऊंगा या परसों मर जाऊंगा या 4 साल बाद मर जाऊंगा, नो वन नोस। तो तमाम जो काम चलते रहते हैं, अचानक से इंसान की सांसें रुक जाती हैं और बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। तो पेपर्स अनफिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अगर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस देखी जाए, तो दैट इज सिनेक डकी। सिनेक डकी जो लिटरेरी डिवाइस है उसका इस्तेमाल किया है, पेपर्स फॉर अनफिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और क्या छोड़ के गए हैं, लेफ्ट डेट्स एंड डॉटर्स, कर्ज छोड़ के गए हैं। बहुत सारा कर्ज उन्होंने लिया होगा, बहुत ही इंटेंसली जिंदगी जी है उन्होंने, बहुत ही ज्यादा कठोरता पूर्वक या बहुत तेजी से इंटेंसली उन्होंने लाइफ जी है। तो कर्ज भी लिया उन्होंने, जिम्मेदारियां उठाई, मिडिल क्लास के थे तो कुछ। एंड डॉटर्स, और डॉटर्स, तो कर्ज जो है वो बर्डन है ही है, साथ ही साथ डॉटर्स भी बर्डन है उनके लिए, जो छोड़ के चले गए हैं। अब इनको मान लो अपनी बहनों की शादी करनी पड़ जाएगी।
तो जो डॉटर्स हैं ये भी एक मॉकिंग कर रहे हैं कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो सन्स हैं, लड़के हैं, उन्हें जिम्मेदारी उठाने के हिसाब से समझा जाता है और लड़कियों को एक बर्डन समझा जाता है, बोझ समझा जाता है। तो उस हिसाब से लड़कियां बर्डन हो चुकी हैं। तो कह रहे हैं कि ये दो तरह के वो जिम्मेदारियां बोझ छोड़कर गए हैं, डेट्स एंड डॉटर्स, जानबूझ के फाइनेंशियल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मॉडिफाई कर रहे हैं दोनों शब्द। डेट्स एंड डॉटर्स, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, एलिट्रेशन एंड अ वेटिंग ग्रैंड, इसके अलावा उनका एक ग्रैंड सन भी है जो कि अभी भी वेटिंग का मतलब क्या है कि बिस्तर पे ही अभी सुसु करता है। जो छोटे बच्चे हैं टॉयलेट करते हैं, उनको नहीं पता चलता, नहीं बता पाते, उस उम्र में नहीं होते हैं, तो अभी भी वो बिस्तर गीला कर रहा है। तो ये एक तरफ मौत का वो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने एक तरह से ये थोड़ा सा आयरनिकल जोड़ दिया है इसमें कि इट्स आयरनी। और आयरनी क्या है कि एक तरफ मौत हुई है पिता की और एक तरफ ग्रैंडसन वो अभी भी टॉयलेट कर करके बड़ा होता जा रहा है। मीन्स ये इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, कि जिंदगी ऐसे ही चलती है, एक तरफ कोई खत्म हुआ है और एक तरफ अभी भी बिस्तर पे बैठ पड़ा हुआ है छोटा बच्चा जो कि धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और लाइफ इसी तरह से साइक्लिकल वे में चलती रहती है। जिंदगी जो हमारी इसी साइक्लिकल वे में चलती रहती है कि एक तरफ पोता है और एक तरफ दादा एक्सपायर हो चुके हैं। और उसका जो जन्म उसका जो नाम रखा गया है, नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम। जब उसका नाम डिसाइड किया गया था, तो नाम डिसाइड करने की एक सैक्रेड रिचुअल होती है, वैसे नामकरण संस्कार जिसको बोलते हैं, सैक्रेड रिचुअल, उसको उन्होंने यहाँ पर मॉकरी वे में बोल दिया है, मॉकिंग वे में बोल दिया है कि उसका नाम भी रखा गया है, तो टॉस के द्वारा रखा गया है, बाय चांस, एक्सीडेंटली टॉस किया गया और उसका बाय चांस ऐसा कुछ नाम पड़ा कि अपने दादा के नाम पे ही उसका नाम रख दिया गया है। तो नामकरण संस्कार का यहाँ पे मजाक बना दिया उन्होंने। मौत का मजाक वो बना ही रहे हैं कि जो संस्कार होते हैं मौत के बाद, उन सबकी वो मजाक इस पोएम में बना रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जो घर है, अब यहाँ पे फिजिकल आ गए, अ हाउस दैट लीन्ड स्लोली थ्रू आर ग्रोइंग ईयर्स, एक ऐसा घर छोड़ के गए हैं। कैसा घर है? टिल्टिंग हाउस है, डगमगाया सा, ऐसा लग रहा है डगमगाया हुआ है, या डिलेपिडेटेड कंडीशन में है, जीर्ण शीर्ण जिसको बोलते हैं। डिलेपिडेटेड मीन्स जीर्ण शीर्ण कंडीशन है उसकी। और ज्यादा झुकता जा रहा है जब ये लोग बड़े हो रहे हैं, पोएट या इनके और भाई बहन जो ये बड़े हो रहे हैं, ग्रोइंग ईयर्स, तो वो साल दर साल और ज़्यादा उसकी कंडीशन जीर्ण शीर्ण होती जा रही है, और ज़्यादा घर पुराना तो था ही था, और ज़्यादा वो खराब होता जा रहा है। तो ये भी सिंबलाइज कर रहा है उनकी उस फैमिलियल, जो उनकी फैमिली है, फैमिलियल डिक्लाइन को दिखाया गया है इस लाइन के थ्रू, कि किस तरह से उनके न केवल घर में बल्कि उनके परिवार में भी, परिवार की जो एक हिस्ट्री है उसमें भी ह्रास होता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है। ईयर्स ऑन बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड, एक घर के पीछे बैकयार्ड में एक कोकोनट ट्री है जो कि खुद ऑलरेडी झुका हुआ है, एक अंधा अंधे को सहारा दे रहा है। कहने का सेंस ये है कि जो बेस है उनका, या जो एक फाउंडेशन होनी चाहिए परिवार की, वो भी कमजोर है। कुल मिला के पूरा परिवार ही डिक्लाइन के रास्ते पे है। और टिका हुआ किस चीज पे है? जैसे एक बेंट कोकोनट ट्री पर टिका हुआ है। जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। अब फिर से अपने पिताजी पर आ गए हैं। बीइंग इन द बर्निंग टाइप, क्योंकि इनके पिताजी बहुत ही ज्यादा, बर्निंग टाइप का मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाया करते थे, बहुत जल्दी जल्दी। जैसे पिताजी होते हैं ना, कहावत में कहते हैं बाप हूं तेरा, या बाप ने जो बोल दिया वही मानना चाहिए, पिता ने जो कहा वही घर में चलना चाहिए। पेट्रियार्कल थे इनके पिता, पूरी तरह से पुरुषवादी सोच के थे, तो बर्निंग टाइप के थे। एंड ही बर्न प्रॉपरली, और जिसकी वजह से जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि वो बर्निंग टाइप थे, तो बहुत अच्छी तरह से वो, उनका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से हुआ है। अब यहाँ पे बर्निंग टाइप, बर्न प्रॉपरली, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है दैट इज फन,
अन का इस्तेमाल किया है उन्होंने, दोनों का सेंस अलग-अलग है। और साथ ही साथ एक जो क्रिमेशन है, जो कि एक सैक्रेड प्रोसेस मानी जाती है, उसको उन्होंने एक कॉमन प्रोसेस बता दिया है कि इतने बर्निंग टाइप थे, इस वजह से जलने में उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। कॉमन प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉमन बना दिया है उसको। एट द क्रिमेशन, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्रिमेशन मीन्स अंतिम संस्कार जब किया गया, तो क्योंकि वो बर्निंग टाइप के थे, एक्साइटेड टाइप के थे, इंटेंसली ज़िंदगी जिया करते थे, तो जलने में भी बहुत ही इंटेंसली जल गए। अब देखिए, कोई भी रोमांटिसाइज़ या ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अंतिम संस्कार को भी उन्होंने कॉमन प्रोसेस बता दिया। एज़ बिफोर, किस तरह से जले? जैसे कि हमेशा, पहले की तरह, जब वो जीवित थे तब, बहुत ही इंटेंसली रहते थे और इसी वजह से बहुत ही इंटेंसली जल भी गए। एक्साइटेड थे, एक्साइटेडली जल भी गए। ईज़िली एट बोथ एंड्स। अब बोथ एंड्स का मतलब सिर और पैर, सिर और पैर दोनों ही तरफ से वो बहुत अच्छे से जल गए। या और दूसरा सेंस जो है उनकी लाइफ वाला, जब वो जीवित थे तो ही लिव्ड हिज लाइफ फुली, कि अपनी ज़िंदगी जीने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। सेल्फ कंजप्शन टाइप, कि इतना ज़्यादा कि खुद को नुकसान पहुँचा लें, इतना ज़्यादा ज़िंदगी जीने में कोई कमी नहीं रखी। फिर क्या हुआ? लेफ्ट हिज आई कॉइन्स। और कुछ हिंदू रिचुअल्स में जहाँ कहीं कुछ रहता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ पर डेड बॉडी के ऊपर उसकी आँखों के ऊपर तो सिक्के रख देते हैं, जिसकी वजह से जब वो डेड बॉडी जली और जल कर के राख हो गई, तो जो सिक्के थे वो बिल्कुल नहीं जले, क्योंकि भाई सिक्के हैं वो एक मेटल के बने हुए हैं, वो क्यों जलेंगे? तो वो नहीं जले, इस वजह से वो सिक्के रह गए उस राख में। और सिक्के यहाँ पे रखने की जो प्रथा है, वो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आँखें जो हैं वो एक तरह से अटैचमेंट का प्रतीक हैं। हम भाई आँखों से देखकर ही तो हमें किसी के प्रति लगाव होता है। तो जो फिज़िकल अटैचमेंट है या जो वर्ल्डली अटैचमेंट है, उसके प्रति आँखें ही हमें दिखाती हैं और फिर उसके बाद हमारे मन में जो भी फीलिंग्स हैं आती हैं। तो ये जो सिक्के रख दिए जाते हैं डेड बॉडीज़ के ऊपर, तो इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। और वो सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि एक बार जब इंसान मर जाता है, उसकी आँखें ढक दो, तो वो पूरी जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो वर्ल्डली अटैचमेंट है, इससे वो डिटैच हो जाएगा। ना देखेगा और ना उसको कुछ ज़्यादा कुछ होगा, तो वर्ल्डली डिटैच हो जाएगा। इसलिए सिक्के रखे जाते हैं कि आँखों पे, और इट्स अ सिंबल ऑफ विथड्रॉल फ्रॉम वर्ल्डली डिज़ायर्स। जो सांसारिक इच्छाएँ हैं, उनसे वो विथड्रॉल का प्रतीक हैं सिक्के, जो आँखों पे रखे जाते हैं। और जब राख जल गई, और राख जलने के बाद जब उनके बेटे पहुँचे, तो क्या होता है कि राख में कोई भी चीज़ उनको अलग नहीं लगी। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत सी डिस्टिंग्विश्ड सिचुएशन हो, एकदम विशिष्ट तरह की उनकी राख हो, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स ये भी कॉमन ही थी। उनकी जो अस्थियाँ थीं जलने के बाद कॉमन थी, कोई ख़ास बात नहीं थी। या जो इंडिविजुअल पहचान थी उनकी, एक हर किसी की इंडिविजुअलिटी होती है, तो उस इंडिविजुअलिटी को इस क्रिमेशन ने ख़त्म कर दिया। उनकी अपनी पहचान को, इंडिविजुअलिटी को इस क्रिमेशन ने ख़त्म कर दिया। एंड सेवरल स्पाइनल डिस्क रफ। इसके अलावा उस राख में उनकी बहुत सारे हड्डियों के, स्पाइनल मतलब जो अपनी रीढ़ रहती है, उसमें जो डिस्क बनी होती हैं, वो बहुत सारी पाई गई। कुछ जली हुई, कुछ इतनी जली कि एकदम कोयला बन गई, और कुछ थोड़ी कम जली हुई, जो कि बाद में बेटे उनको उठाते हैं, जिनको अस्थियों के फूल कहा जाता है। उनको उठा के और बाद में कहीं कोई अ, ले जाता है गया, कोई ले जाता है इलाहाबाद, कोई उनको उनका मतलब नदी में जाकर के उनका जल प्रवाह किया जाता है। ये एक सैक्रेड रिचुअल है हिंदू धर्म में। और टू पिक जिंजरली, जिंजरली का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत ही सावधानी से, वेरली। वो लोग उठा रहे हैं और सावधानी से उठा रहे हैं, मतलब दे लैक डिवोशन। वो तो मर ही गए, अब इनको ये सब काम करना पड़ रहा है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कुछ काम करना है, कुछ काम करना है। तो वो आए तो हैं, क्योंकि इट्स जस्ट रिचुअल कि 80 जो फूल हैं उनको उठाओ, और उठाने के बाद उनको ले जा करके उनका जल प्रवाह करना है कहीं किसी सैक्रेड सिटी में। तो इसको वो कर रहे हैं क्योंकि इट्स जस्ट रिचुअल, लेकिन उनके अंदर डिवोशन की कमी है। दे आर अनकंफर्टेबल।
इस काम को करने में उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि रोज के होने वाले काम नहीं है और बहुत जानकारी भी नहीं होती है। और जब पहुँचे हैं तो प्रीस्ट ने उनको कमांड करना शुरू कर दिया। गंगा घाट पे पहुँचे और वहाँ प्रीस्ट ने उनको कमांड शुरू कर दिया कि जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ ईस्ट, पूर्व की तरफ। जो पूर्व है, इट्स अ सिंबल ऑफ रिवर्थ, इट्स अ सिंबल ऑफ रिवर्थ और सैक्रेड प्लेस, कि कोई बहुत ही पवित्र जगह है, उसकी तरफ मुंह करके इनको हवा में या नदी में जल प्रवाह कर दो। जिससे कि अब ये जो कमांड है, प्रीस्ट की जो कमांड है, इसका भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि कमांड जो है, कमांड रिप्लेसेस, कमांड ने डोमिनेट कर दिया किसको, रिचुअल को। रिचुअल थी लेकिन वो उसको भी अपने हिसाब से नहीं कर पाए बेटे, क्योंकि प्रीस्ट ने बोल दिया कि ईस्ट। अब वो ना, अब जैसे ईस्ट की तरफ उन्होंने मुंह किया, ना साउथ की तरफ किया, ना नॉर्थ की तरफ किया, ना वेस्ट की तरफ किया, क्योंकि वो कमांड थी प्रीस्ट की। एंड इट्स ऑल्सो सजेस्ट लैक इग्नोरेंस ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो प्रीस्ट ने जो बोल दिया वैसा किया। कमांड हैज़ रिप्लेस्ड डिवोशन एंड रिचुअल। जहाँ पर थ्री रिवर्स मेट, जहाँ पर तीन नदियों का संगम है, जैसे इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज में, तो त्रिवेणी संगम की तरफ आप अपना उनको जल प्रवाह कर दीजिए, या वहाँ डायरेक्ट जाके कर दीजिए। और कहाँ, जो कि नियर द रेलवे स्टेशन है। अब देखिए, जानबूझ के नियर द रेलवे स्टेशन का मतलब क्या है कि एक तरफ चीज़ें बहुत सेक्रेट चल रही हैं, कोई किसी के पिता एक्सपायर हुए हैं, उनकी अस्थियों को यहाँ जल प्रवाहित किया जा रहा है, लेकिन है कहाँ, नियर रेलवे स्टेशन। मीन्स कि एक तरफ आप देखें कि सैक्रेड है, स्पिरिचुअलिटी है, और एक तरफ जो डेली की हमारी जो हसल बशल है। भाई रेलवे स्टेशन का मतलब क्या है, कितने लोग आते हैं जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है रेलवे स्टेशन के आसपास। तो स्पिरिचुअलिटी प्लस हसल बशल दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और अंततः आज के ज़माने में जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें हसल बशल ने या शोर शराबे ने स्पिरिचुअलिटी को कब्जा कर रखा है। स्पिरिचुअलिटी खत्म। अब जब वो खत्म हो गए, घर आ गए, तो अब उनके लिए नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन, अब उनके लिए कोई बहुत बड़ी मूर्ति नहीं बनवाई गई है। हेड स्टोन मीन्स स्टेचू या कोई स्मारक नहीं बनवाया गया है उनके लिए। एंड विद हिज फुल नेम एंड टू डेट्स, जिस पे उनका पूरा नाम होता और दो डेट होती। दो डेट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई 1928 में किसी का जन्म हुआ है और बाद में वो 1988 में एक्सपायर हो गया, तो ये दो डेट्स होनी चाहिए थी उस ग्रेवयार्ड पे। और जो बना मौत स्टेचू या कोई कब्र होती, ऐसा कुछ बना नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है या इनको बनवाना नहीं है। इसको भी ये कॉमन तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब जब ये डेट लिखी जाती तो एक पैरेंथेसिस में लिखी जाती, जैसे 1928 एंड 1988, और इसको हमने पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये पैरेंथेसिस क्या दिखा रहा है, ये भी एक तरह से लिमिटेशन दिखा रहा है, लिमिटेशन एंड कन्फाइनमेंट। जो सोसाइटी में कन्फाइनमेंट इंसान का रहता है एक तरह से, कि सोसाइटी के हिसाब से चलना है, वो दिखा रहा है। टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, ये दिखाने के लिए कि ही वॉज ऑल्सो अ लिमिटेड पर्सन, बहुत कुछ उन्होंने जिंदगी में किया लेकिन हिमसेल्फ नहीं कर पाए, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अ लिमिटेड पर्सन, ही वॉज ऑल्सो अ कन्फाइंड पर्सन। वो भी समाज के नियमों से, पारिवारिक जिम्मेदारियों से, खुद के एस्पिरेशन से, ड्रीम से वो कन्फाइंड से बंधे हुए थे जब तक वो जीवित थे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, और जब मर गए तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनफिनिश्ड रह गई हैं, अनफिनिश्ड एंड इनकम्प्लीट। बहुत सारी चीज़ें वो अधूरी और अपूर्ण छोड़ करके चले गए, क्योंकि मौत कभी भी आ जाती है, किसी को कुछ नहीं पता। लाइक हिज सिजेरियन बर्थ, कैसे, जब उनका जन्म हुआ तो बर्थ भी उनका सिजेरियन था, मतलब उनकी माता का ऑपरेशन हुआ होगा तब उनका जन्म हुआ। इन ए ब्राह्मण गेटो, और वो जब पैदा हुए तो एक ब्राह्मण, गेटो मीन्स कॉलोनी, एक ब्राह्मण कॉलोनी में, या परिवार समझ लीजिए यहाँ पे आप, फैमिली, कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए जो कि अपने बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना होता है कि मतलब अपनी कास्ट को सुप्रीम समझते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को कई बार थोड़ा सा दिखाते हैं कि आप हमारे लेवल के नहीं हो। तो ये ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे जो क्रिटिक है,
वो कास्ट सिस्टम का क्रिटिक है। कास्ट सिस्टम को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ए के रामानुजन ने इस लाइन के थ्रू। और जब उनकी डेथ हुई तो कहाँ हुई? हिज डेथ बाय हार्ट। और जब वो मरे बाय हार्ट फेलियर। जब उनको हार्ट अटैक आया कहाँ? इन द फ्रूट मार्केट। अब देखिए हार्ट फेलियर, फ्रूट मार्केट, इन दोनों का सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि एक तरफ डेथ थी उनकी, एक तरफ उनकी डेथ थी, डेथ हुई, और डेथ हुई कहाँ? फ्रूट मार्केट में, जहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा फास्टली मूविंग करती है। लाइफ फास्टली मूविंग, भाई मार्केट है तो वहाँ तमाम पब्लिक भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, उन्हीं के बीच में डेथ पहुंच गई, यहीं वहीं पे मर गए। तो डेथ और फास्टली मूविंग लाइफ साथ साथ चल रही है। लाइक वी आर स्टडिंग दिस डेथ सेंटेंस और डेथ इंफॉर्मेशन ऑबिचुरी, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर फ्यूचर। मौत की बात कर रहे हैं हम बैठ करके, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ ही साथ हम अपनी फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। वी आर अनअवेयर ऑफ डेथ, और कोई भी डेथ की बात नहीं करना चाहेगा। तो वो एक तरह से बता रहे हैं कि डेथ एंड लाइफ गोज टुगेदर इन द सोसाइटी। आगे बोल रहे हैं कि बट समवन टोल्ड मी, और उसके बाद इनकी ऑबिचुरी दी गई। ऑबिचुरी मीन्स वही शोक संदेश दिया गया न्यूज़पेपर में छपने के लिए। तो कोई आता है, इनके राइटर का जान पहचान का, इनको बताता है कि किसी ने मुझे बताया कि उनको सिर्फ उस पूरे न्यूज़पेपर में मात्र 2 लाइनें मिली। 2 लाइनों में ही उनका पूरा का पूरा जो लाइफ वृत्तांत है वो बता दिया गया। मीन्स उनकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया गया है, उनकी मौत को बहुत ही इनसिग्निफिकेंट तरीके से लिया है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट तरीके से लिया गया, छपाया गया, बहुत ज़्यादा उनको प्रोमिनेंस, पॉपुलैरिटी नहीं मिली। ही गॉट 2 लाइन्स मीन्स उनको सिर्फ 2 लाइनें ही मिली एज ऑबिचुरी इन द न्यूज़पेपर। एन इनसाइड कॉलम, वो भी कहाँ? अंदर के पेज पर। अनइम्पोर्टेंट जो पेज रहता है, भाई न्यूज़पेपर में सारे पेज इंपॉर्टेंट नहीं रहते, फ्रंट पेज पहले लोग देखते हैं, बीच बीच में थोड़े कम देखते हैं। तो अनइम्पोर्टेंट जो पेज था अंदर का, वहाँ पर थोड़ी सी ऑबिचुरी छाप दी गई। बहुत ज़्यादा उनको हाईलाइट नहीं किया गया, ग्लोरीफाई नहीं किया गया कि महाशय ये ऐसे ऐसे थे, इन्होंने ज़िंदगी में ऐसा ऐसा किया और उनकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं हुआ। ऑफ मद्रास न्यूज़पेपर, ये नाम है उस न्यूज़पेपर का, जो कि सोल्ड बाय द किलो, जो कि किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है। फिर से इसको आप मान के चलिए कि एक कॉमन प्रोसेस बता रहे हैं। एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर, सिर्फ 4, एग्जैक्टली मतलब 4 हफ्ते बाद, जो स्ट्रीट हॉकर्स बेचा करते हैं, और जो कि स्ट्रीट हॉकर्स फिर से वापस में उनको बेच देते हैं कहाँ? दुकानदारों को, जहाँ पर स्मॉल ग्रोसरीज वेयर, जहाँ से ये राइटर पहुंच जाते हैं, सॉल्ट खरीदते हैं, कोरिएंडर खरीदते हैं और गुड़ खरीदते हैं। सॉल्ट नमक, कोरिएंडर धनिया और गुड़, या डेली रूटीन की चीज़ें, डेली रूटीन के जो आइटम्स हैं या डेली यूज के जो आइटम्स हैं उनको वो खरीदते हैं। कुल मिला के इन चीज़ों को दिखा के वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेथ है वो बहुत दिन तक हम मना के नहीं रह सकते, और बहुत ही जल्दी डेथ इज रिप्लेस्ड। डेथ जो है बहुत जल्दी रिप्लेस कर ली जाती है, किसके द्वारा? डेली एक्टिविटीज़ के द्वारा। डेली हमें कुछ ना कुछ करना होता है। आप बहुत दिन तक किसी का शोक मनाकर नहीं बैठ सकते आज की दुनिया में, आपको ऑफिस जाना है, आपको काम करना है, क्योंकि जो मर गया वो तो चला गया, और हम जीवित हैं, हमें अपनी ज़िंदगी आगे चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। हाँ, हमें बुरा लगता है, हम महसूस करेंगे, हम रोएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन समहाउ वी हैव टू कैरी आवर लाइफ ऑन, ये तो मजबूरी है। तो वही बता रहे हैं कि जहाँ से मैं चीज़ें खरीदता हूँ, और वहीं पर न्यूज़पेपर कोन्स, उनकी जो ऑबिचुरी है वो रैप कर दी गई है, कोन्स बना दिए गए जिनमें बच्चे नमकीन रख के खाया करते हैं। दैट आई यूजुअली रीड, जो कि मैं कभी कभी पढ़ा करता हूँ ऑबिचुरीज को, फॉर फन, एंटरटेनमेंट के तौर पे। अब जैसे ये कभी कभी पढ़ा करते थे एंटरटेनमेंट के तौर पर, ठीक वैसे ही इनकी जो इनके पापा की मतलब एबिचुरी को किसी ने एंटरटेनमेंट के तौर पे पढ़ा होगा। जैसे इन्होंने दूसरों की भी चोरीज पढ़ी है, वैसे इनके पिता की भी चोरी को किसी और ने पढ़ा होगा, इन द सेम वे। तो दुनिया ऐसे ही चलती रहती है, मतलब पीपल आर इनडिफरेंट। हम बहुत बड़ी त्रासदीज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, थोड़ी देर पढ़ के हम कहते हैं अरे यार ऐसा हो गया, और थोड़ी देर में ही हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम कि हम बार बार उसको दिखाएं कि अरे हम अभी भी उसी दुख में जी रहे हैं, नहीं हो सकता। एंड लेटली, लेकिन हाल ही में ये ध्यान से पढ़ रहे थे उस ओबिचुरीज को, उस उम्मीद में कि कम से कम
उनको अपने पिता की ओब्ituaries जिस न्यूज़पेपर में है वो मिल जाए। फाइंडिंग दीज ओब्ituary लाइन्स, 2 लाइनें जो उनके पिता को नसीब हुई हैं, 2 लाइन्स जिनके लिए वो चाह रहे थे इनको मिल जाएँ हाल में। मिल गई होंगी या नहीं मिली उसके बारे में ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक एक्टिविटी है कि किस तरह से ओब्ituary या शोक संदेश को एक डेली रूटीन ने कब्जा कर लिया है। हम भूल गए हैं उस दुःख को और आगे बढ़ गए। लेकिन ये जो है ये क्लाइमेटिक लाइन है लास्ट वाली, ये है बताने के लिए जो ये कहना चाह रहे हैं। एंड ही लेफ्ट अस, और हमारे लिए उन्होंने क्या छोड़ा? अ चेंज्ड मदर। सबसे ज़्यादा जो इमोशनली इम्पैक्ट किसी पे पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो इमोशनली इम्पैक्टफुल हुई हैं वो हैं उनकी माँ, क्योंकि उनके हस्बैंड दुनिया को छोड़ के चले गए। अब मैरिड लाइफ और विडोड लाइफ दोनों में बहुत अंतर होता है। पहनावे-वहनावे से लेकर के लोगों की नज़र बदल जाती है। जिस महिला का पति नहीं है उसकी तरफ लोगों की नज़र बदल जाती है। बुजुर्ग हैं तो और बात है, और अगर कम उम्र की है कोई महिला तब तो और ज़्यादा सोसाइटी उसको और नज़रों से देखती है। तो एक पूरी तरह से परिवर्तित माँ जो कि इमोशनली डेवास्टेटेड हैं, वो इनको छोड़ के गए, इमोशनली डेवास्टेटेड, पूरी तरह से भावनात्मक रूप से टूट चुकी हैं। एंड मोर दैन, और इससे कहीं ज़्यादा, वन एनुअल रिचुअल, और एक हर साल मनाई जाने वाली एक रिचुअल जिसको क्या कहा जाता है? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी कौन सी? डेथ एनिवर्सरी। वैसे तो अलग अलग भी होती हैं, मैरिज एनिवर्सरी, लेकिन ये डेथ एनिवर्सरी जो हर साल मनाए जाने के लिए छोड़ के चले गए हैं। तो इस तरह से ए के रामानुजन ने इस पोएम के जरिया से बताया है स्टार्क एंड स्टार्टलिंग रियलिटी जो सोसाइटी में रहती है। आई होप you have understood the poem, and if you find it useful you can like it, you can share it, and you can subscribe the channel for more videos. Thanks for watching.